तो चाइना और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी कैसे बनी, क्यों वो सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था। तो आप लोगों ने देखा था अमेरिका तो बहुत ज़ीरो पे था शुरुआती लेवल पे, याद है जो ग्राफ दिखाया था मैंने, ये वाला जो ग्राफ मैंने दिखाया था, इसमें देखिए अमेरिका का क्या हाल है। हजारों हजार साल तक वो ज़ीरो पे ही था, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था दुनिया में, दुनिया की इकॉनमी में। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो नंबर 1 पे आ गया। और चाइना अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी क्यों है? और पहले जापान था, तो जापान क्यों था और जापान हट क्यों गया? जर्मनी, जापान भी बहुत पावरफुल इकॉनमी है दुनिया की। थर्ड पे कौन आता है? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, देन इंडिया। ये अभी रैंकिंग है फिलहाल। अमेरिका, चाइना और एक समय जापान और जर्मनी। महान नहीं है, मैं महान नहीं मानता अमेरिका को, अमेरिका तो बदमाश है, चाइना भी बदमाश है, महान नहीं है, इकोनॉमिकल सुपर पावर है। मैं अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। मैं देशभक्त इंडियन हूँ और मैं अमेरिका चाइना को महान नहीं कहता, कभी भी ना कहूँगा। अमेरिका महान नहीं है, बदमाश कंट्री है, सेल्फिश है, चाइना भी वही है, लेकिन इकोनॉमिकल सुपर पावर है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। वेपन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके पास। यार सिंपल सा एक रीज़न है, कॉमन सेंस लगाओगे, वो पूरी दुनिया में इंडिया और चाइना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हैं। हम लोग क्लास कर रहे हैं गूगल मीट से, किसका प्रोडक्ट है, किस देश का है? गूगल अल्फ़ाबेट की कंपनी, अमेरिकन प्रोडक्ट है। हम जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चाइना में बना होगा या तो अमेरिका का होगा। आसूस, MSI, लेनोवो, ये सब चाइनीज़ हैं। एप्पल, IBM, हैवल्स पैकर्ड्स, ये सब अमेरिका के हैं। तो या तो अमेरिका का हार्डवेयर होगा या इंडिया या तो चाइना का हार्डवेयर होगा। फिर उसके बाद लॉजिटेक और जो भी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँगा, एप्पल या कोई चाइनीज़ फ़ोन होगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हमारी नेटफ्लिक्स, नेस्कैफ़े, मैगी, नेस्ले, HUL के प्रोडक्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला और जितने चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं 30 त्यौहार फेस्टिवल्स पे, कारें बड़ी अच्छी टेस्ला जो अब आएगी, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? चाइना, अमेरिका, कुछ यूरोपियन कंट्री में भी जा रहा है थोड़ा बहुत। तो सिर्फ एक रीज़न है इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने का, और वो है तिजारत, ट्रेड। जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के और सर्विस बना के पूरी दुनिया को बेचता है, वही पैसा कमाता है। पूरी दुनिया का पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका और चाइना के पास जा रहा है। लेकिन ये देखिए ट्रेड। लेकिन मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, फिर से उस ग्राफ पे आते हैं, इस वाले ग्राफ पे। ये तो जो ग्राफ है ये ईसा मसीह के जन्म से लेके 1000 साल तक दिखा रहा है। इंडिया नंबर 1 था, 1000 क्या 1500 शताब्दी तक, 1500 आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट, AD तक, 1500 AD तक इंडिया की जो इकॉनमी थी वो सबसे ऊपर थी। और ये पिछले हजारों हजार साल से थी। यानी जब मौर्य डायनेस्टी थी, जब हिंदुस्तान की सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सब को हिंदुस्तान की सरहदों में शामिल था, ये सारी हमारी टेरिटरी हुआ करती थी। उस समय तो हमारा जो GDP में कंट्रीब्यूशन था वो 50-50% था, 40-50% तक का था। ये देखिए हर्षवर्धन तक, 1000 BC AD तक हर्षवर्धन का शासन था। तो हर्षवर्धन के समय तक भी हमारा मोर देन 30% कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल इकॉनमी में, ग्लोबल GDP में। यानी दुनिया में 50 रुपये से 30 रुपये तक सिर्फ इंडियन कंट्रीब्यूट करता था। अगर पूरी दुनिया मिलकर 100 रुपये कमाती थी तो उसमें से 50 से 30 रुपये तक हजारों हजार साल तक सिर्फ हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता, और कब तक करता रहा? 15वीं शताब्दी तक। तो यानी कि अभी हम लोग 2000 में चल रहे हैं, यानी 500 साल पहले की बात है, बस, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उसके बाद से फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर भी हम लोग यूरोप से ऊपर थे, कब तक? 17वीं-18वीं शताब्दी तक। यानी कि जब मुग़ल साम्राज्य चल रहा था इंडिया में और मुग़ल सम्राट अकबर का शासन था, उस समय इंडिया की इकॉनमी उस समय भी चाइना से ऊपर थी। शाहजहाँ, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर का टाइम जो था, उस समय भी इंडियन इकॉनमी चाइनीज़ इकॉनमी के ऊपर निकल गई थी। उसके बाद फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया जब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, देखिए तिजारत, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे पैसा आता है। तो हिंदुस्तान की इकॉनमी सबसे मजबूत क्यों थी? क्योंकि पूरी दुनिया का सोना घूम फिर के हिंदुस्तान में आके जज्ब हो जाता था, यहाँ पे आके डंप होता था, और यहाँ की चीज़ें और यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो यहाँ के जो साहूकार व्यापारी थे वो बहुत धनाढ़ थे, बहुत संपन्न थे, रिच थे, और पूरी दुनिया का सोना यहाँ आता था क्योंकि वो लोग आते थे, अपना सोना देते थे, सामान खरीद के ले जाते थे। इसीलिए हिंदुस्तान को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा
गोल्ड। और अभी भी पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, रिजर्व बैंक का अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल अगर आप हाउस होल्ड निकाल के देख लें, सबके घरों से निकलवा लें, मंदिरों से निकलवा लें, तो अभी भी हम लोगों ने हजारों हजार साल तक इतना सोना कमाया है कि अंग्रेज यूरोपियन यहाँ से जहाज़ों में भर भर के लेके गए, लूट के लेके गए, उन्होंने अपने तरीके से हमें एकदम निचोड़ दिया, ज़ीरो करके छोड़ा, तब भी हमारे पास इतना सोना बचा होगा कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सोना अगर किसी देश के पास होगा तो इंडिया के पास होगा। अगर हम लोग हाउस होल्ड गोल्ड की बात करें तो रिजर्व बैंक की रैंकिंग के हिसाब से शायद हमारा 10वां स्थान होगा, तो लगभग 10वीं रैंक थी हमारी, अभी हम निकाल लेंगे गूगल से। तो इससे समझ में आता है कि जो ट्रेड करता है, जो देश जितना ज़्यादा ट्रेड करता है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चीज़ें बेचता है दुनिया को, वही सबसे अमीर होता है। हम लोग कई हज़ार साल तक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सुपर पावर क्यों थे? रीज़न बताइए। क्योंकि हम लोग चीज़ें बेच रहे थे पूरी दुनिया को, हम लोग एक्सपोर्टर थे, मसालों के, कालीन के, स्पाइसेस के, हैंडक्राफ्ट के और बहुत सारी चीज़ों के, और पूरी दुनिया हमारी चीज़ों को इंपोर्ट करती थी और सोना देती थी, सामान ले जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने, मैंने आपको बताया था कि हम लोग का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ जब यहाँ के जागीरदार बन गए। देखिए ये एक एक चल करके स्टेप चलते हैं, स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये वो समय है जब वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था पहली बार। कोई यूरोपी हिंदुस्तान की सरजमी को टच किया था और ये सारे यूरोपियन आ रहे हैं, हिंदुस्तान में उतरे, और ये वास्को डिगामा है। और ये वास्को डिगामा और यूरोपियन जो है वो वहाँ के उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके पास लेके ये तोहफे लेके जाते थे। देखिए ये तोहफे दे रहा है, उनको वाइन, तोहफे, तरह तरह की चीज़ें देते थे और उनसे भीख मांगते थे कि मुझे थोड़ा सा तिजारत करने का, ट्रेड करने का राइट दे दीजिए, परमिट दे दीजिए। तो ये राजा महाराजा उनके ऊपर दया करके या उनके तोहफों से खुश होकर उनको ट्रेड का राइट दे देते थे। और यही चीज़ हमारे समय में आगे चल के ये बहुत ख़तरनाक हुई, क्योंकि ये फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ये पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ये फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया क्यों कहते थे, क्योंकि यूरोप हमारे पश्चिम में रहता है और हम लोग पूर्व में हैं यूरोप से, तो यूरोप की रेफरेंस में इंडिया को ईस्ट में माना जाता है। तो ईस्ट इंडीज़ मतलब ईस्ट के देश के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी से करके बहुत सारी। ये लोगों किस कंपनी का है? ये लोगों किस कंपनी का है? ये है रियल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है ये। तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं। ये देखिए हिंदुस्तान का डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से यूरोप ऊपर जाने लगा। देखिए यहाँ से यूरोप ऊपर गया और धीरे धीरे नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि ये ही वो दौर है जब उन्होंने व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में कदम रखा और धीरे धीरे यहाँ पे अपना ट्रेड बढ़ाने लगे। और यहाँ की वेल्थ जैसे जैसे घट रही थी, यूरोप की वेल्थ बढ़ रही थी। देखिए बिल्कुल उसी का मिरर इमेज बन रहा है, यूरोप का ग्राफ और इंडिया का ग्राफ। यहाँ की वेल्थ वो लूट लूट के बाहर जा रही थी धीरे 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 करके। और ऐसा कब स्टार्ट हुआ? जब उनको जागीरदारी दे दी गई, जब वो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी हुआ और हम लोग हारे के बाद से अंग्रेजों ने और यूरोपियन कंपनियों ने यहाँ की जागीरदारी स्टार्ट कर दी। मतलब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उनके पास आया। वहां से हमारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला, वैसे ही क्या हुआ कि अब उनको अपने देश से सोना लेके आने की जरूरत नहीं थी। अब उनको अपने देश से सोना लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। वो क्या करते थे, यहाँ के रेवेन्यू से ही रॉ मटेरियल परचेज करते थे या रॉ मटेरियल ही ले लेते थे। उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय ब्रिटेन में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जेम्स वॉट और बड़े बड़े वैज्ञानिक और काफ़ी सारे आए, उन्होंने नए नए सिद्धांत दिए, रनेसा आया, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, नए नए लिटरेचर लिखे गए। यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हुई, पावर लूम बनाया गया, स्टीम इंजन बनाया गया और बहुत सारी मशीन बनाई गई, भारी भरकम कारखाने लगाए गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वो इंडिया से बिना पैसे दिए सामान ले जाने लगे, रॉ मटेरियल ले जाने लगे अपनी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो जागीरदार बन गए थे, उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट आ गया था। उन्होंने यहाँ के राजाओं को हराना शुरू कर दिया
और लगान वसूलने लगे। लगान मूवी देखी आप लोगों ने? लगान मूवी में क्या होता है, स्टोरी क्या थी उसकी, शॉर्ट में कोई बताए जल्दी से मुझे। सारी सिंपल चीज़ें, आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखिए। एक आप लोग क्योंकि अब मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग को आगे चल के कॉर्पोरेट में जाना है। आप बड़े बड़े सीईओ से बात करेंगे, डायरेक्टर से बात करेंगे, बड़े बड़े HNI क्लाइंट से आप आगे चल के बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होता है, कम से कम शब्दों में अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना है। सिंपल अगर मैंने पूछा कि लगान की मेन स्टोरी क्या है, तो स्टोरी ये है कि लगान माफ़ कराने के लिए दोनों के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था, भुवन की टीम में और अंग्रेज़ों के बीच में। उसमें यह था कि अगर जो भुवन की टीम जीती तो लगान नहीं देगी, और अगर हारे तो दुगना लगान देना पड़ेगा। याद आया? हम लोग वापस स्लाइड पे आए तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही अंग्रेज़ों के पास लगान वसूलने का राइट आया, वैसे ही उनको क्या हुआ, पैसे लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने देश से। अब वो पैसे यहाँ से वापस ले जाने लगे और रॉ मटेरियल भी ले जाने लगे फ्री में। और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हो चुका था, वहाँ की फैक्ट्रियों ने तेज़ी से प्रोडक्शन किया और वापस फिनिश गुड्स को भी लाके हिंदुस्तान में डंप करने लगे। और उससे क्या हुआ, जो बचा हुआ पैसा होता था यहाँ के लोगों को, पहले तो लगान ले लेते थे, आधा पैसा पहले ही छीन लिया। जो बचा पैसा था उससे हमने उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीद लिए, उनके कपड़े, उनके बनाए हुए साबुन, तेल, मंजन, और जो कि हमारे DNA में इतना घुस गया है कि हम अभी तक विदेशी प्रोडक्ट की गुलामी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। हमें ये लगता है कि अगर इम्पोर्टेड है, अगर ब्रांडेड है तो ही अच्छा है। पतंजलि का है तो वो HUL की मुकाबला नहीं कर सकता। अगर गोदरेज ने बनाया है तो वो लक्ष्य जितना अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हो सकता है थोड़ा बहुत सही हो, लेकिन हमें अगर अपने देश की थोड़ी सेवा करनी है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि एकदम कूड़ा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, लेकिन अगर 19-20 है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने देश के प्रोडक्ट ही कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि वही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से ये देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा पोर्शन था इंडिया का इकॉनमी कंट्रीब्यूशन में, और घटते 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 कितना नैरो हो गया था यहाँ पे। अब फिर धीरे धीरे 1980 के बाद से देखिए ब्रॉड हो रहा है। 1980 के अगर हम यहाँ पे आएंगे लाइन में, बहुत हल्के से हो रहा है, ये ग्रोथ की रेट बहुत कम है। चाइना बहुत नैरो हो गया था, इंडिया और चाइना लगभग बराबर थे। मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना की ग्रोथ काफ़ी सिमिलर थी। अगर एक और ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। एक और ग्राफ अगर देखिए, ये देखिए, इंडिया का ग्रीन है, चाइना का रेड है। ये वाला अगर आप ग्राफ देखिए 1980 के आसपास परसेंटेज ऑफ ग्लोबल GDP, अगर आप देखेंगे ग्लोबल GDP में इंडिया तब भी आगे था। 1980-85 तक भी देखिए इंडिया का लाइन जो है थोड़ा थोड़ा चाइना के ऊपर ही है, जबकि हमें इतना अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट किया। और उसके बाद फिर हम लोग ने समाजवाद वाली नीति अपनाई, पंडित नेहरू ने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे काम किया तब भी। और उसके बाद फिर चाइना ने यहाँ से एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया, फिर उसको कोई नहीं रोक पाया, और अभी भी शायद जल्दी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सीख गए, और जिस देश ने इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज़्यादा किया वही अमीर बनेगा। तो जितनी दुनिया की सुपर पावर हैं, इकोनॉमिकल सुपर पावर हैं, वो क्यों सुपर पावर बन पाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड किया उन्होंने, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पूरी दुनिया में बेचा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका और चाइना के पास आ गया, और वो 20-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गई। और अभी हम 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भटक रहे हैं, 3 के आसपास पहुंच पाए हैं। हाँ, ये कॉलोनी से आज़ाद हो गए थे ये पैसे। उसके पहले क्या हो रहा था, वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो धीरे धीरे ये भी आज़ाद हुए, और आज़ाद हुए उसके बाद इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। क्लाइमेटिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थी, अच्छी थी। लैटिन अमेरिका में भी, अमेरिका में भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे, और यूरोप से पास पड़ता था, प्लस उनका जीन भी अच्छा था, मतलब उनके जो कद काठी थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी, और माइंड भी शार्प था। तो उन्होंने तेज़ी से ग्रो करना शुरू किया, और कैपिटलिज़म को प्रमोट किया शुरू से ही कैपिटलिज़म को प्रमोट किया। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर में उलझ गए यूरोप, और यूरोप जब वर्ल्ड वॉर में उलझ गया तो अमेरिका किनारे था,
और अमेरिका ने अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया यूरोप में। ये लोग लड़ाई करते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अमेरिका से ख़रीदते थे, आर्म्स, एमनेशन, गोला बारूद। तो यहाँ से उसकी इकॉनमी बढ़ने लगी और उनको वापस उसको कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। ये रीज़न है। शुरुआत में तो सारे लोग वही स्टील, ये एंड्रू कार्नेगी का नाम सुना है किसी ने? एंड्रू कार्नेगी दुनिया के पहले बिलियनर्स थे। उन्होंने स्टील कंपनी बनाई थी, स्टील इस्पात का ये लोग करते थे, पूरी दुनिया में बेचते थे। फिर धीरे धीरे और ऑयल एंड गैस में आए, फिर और ट्रेड करी, वेपन्स बनाने लगे क्योंकि यूरोप के लोगों को देशों को ज़रूरत थी उसकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो आर्म्स एमनेशन बनाने लगे, इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। तो ये था। और कुछ इसने बहुत एक अच्छी बात करी, कहा कि मतलब हम लोग ये सब सारा सामान क्यों बना के नहीं बेचते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको जो बेसिक्स कह रहा हूँ, पहले हमें अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। हम लोग डे टू डे इस्तेमाल करने वाले साबुन, तेल, मंजन, जूते, शू पॉलिश, क्रीम, यही सारा अपना नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मयंक, आप सुबह से अगर जब उठते हैं और रात को सोते हैं तो मैं आपको गिनवा दूँ, आपके 80-90% प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेड होते हैं। मतलब ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं मयंक के साथ है, सब मेरे साथ भी है। हम लोग मंजन कोलगेट कर रहे हैं, क्लोजअप कर रहे हैं, पेप्सोडेंट कर रहे हैं, ब्रेस्ट बीवर इस्तेमाल कर रहे हैं, लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं शैम्पू के लिए, साबुन डव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कपड़े लोग सोचते हैं कि हम ब्रांडेड खरीद लें, ली की, लिवाइस की जीन्स खरीदेंगे, एडिडास, रिबॉक, नाइकी के जूते खरीदेंगे। घड़ियाँ सोचते हैं अच्छी कंपनी की खरीद लें, परफ्यूम, बाइक विदेशी कंपनी की होगी, कार विदेशी कंपनी की होगी, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट, ये जो हम लोग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक। अभी हम लोग को कोशिश क्या करनी चाहिए, बेसिक्स ठीक करना चाहिए कि सबसे पहले जो डे टू डे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि तेल, साबुन, मंजन क्या इंडिया नहीं बना सकती है, बना सकती है। तो हमें सबसे पहले हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को ही तो कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए। और जब हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पैसा आएगा, इनोवेशन होगा, रिसर्च होगा, तो हम लोग और भी बड़े बड़े कैपिटल गुड्स और ये सब भी बना पाएंगे। तो उम्मीद है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ट्रेड का कितना इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, और क्यों धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप बढ़ते चले गए और इंडिया और चाइना का डाउनफॉल होता रहा 1980 तक। और उसके बाद फिर चाइना ने एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हासिल करी। उसका रीज़न ये था कि उसने कैपेक्स किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अपने टोटल बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर लिया, एलोकेट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। प्लस वहाँ पे वन पार्टी रूल था, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं थी, माओ जेडोंग का शासन था, कम्युनिस्ट शासन था, क्रूर थे, डिक्टेट करते थे, वो अपने जनता पे डिक्टेट करते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा कि ये चाइना की क्रूरता का इतिहास इतना ज़्यादा है कि उसने अपने ही नागरिकों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे, अपने नागरिकों के ऊपर फाइटर प्लेन उड़ा रखा था और बॉम्ब ड्रॉप करने वाला था। टिएनमेन स्क्वायर की घटना है, वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ की आर्मी ने टैंक चढ़ा दिए उनके ऊपर। जैसे कि जनरल डायर ने हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्टर थे जब अंग्रेज़ों का शासन था उन्होंने किया था। तो अगर जनरल डायर ने किया वो तो एक बार एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, क्योंकि वो विदेशी आक्रमणकारी थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो गोली चलाई उन्होंने हिंदुस्तानियों पे। टैंक तब भी नहीं चलाया था, लेकिन चाइना ने तो टैंक चढ़ा दिए अपने नागरिकों के ऊपर। इतना क्रूर देश है, उसको ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। वहाँ के नागरिकों को भी वो अपना एक तरह से रोबोट समझता है ग्रोथ के लिए। ऐसे ही स्टालिन ने भी किया था रशिया की ग्रोथ के लिए। स्टालिन ने भी इसी तरह से रशिया की ग्रोथ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था उस समय रशिया जो था वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन गया था। क्योंकि उसने भी वही कम्युनिस्ट था और मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, और उसके बाद स्टालिन आया। लेनिन के बाद उन्होंने भी अपने देश के नागरिकों के ऊपर बहुत अत्याचार करे, लाखों लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये था ग्रोथ हासिल करनी थी। इंडिया ने ग्रोथ बहुत स्लो करी। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, बार बार पॉलिसीज चेंज होती हैं, कांग्रेस आती है तो दूसरी पॉलिसी ले आती है, बीजेपी आती है तो दूसरी पॉलिसी ले आती है। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म, समुदाय, मजहब को मानने वाले लोग आराम से रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
कोई भी अभी भी ट्विटर पे फेसबुक पे जाके प्राइम मिनिस्टर को किसी को कुछ भी उल्टा सीधा लिख देता है, गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे पोस्टर बना के डाल देता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर यही काम चाइना में कोई कर दे तुरंत उसको मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये उसकी ग्रोथ में तो फ़ायदा करा, लेकिन ओवरऑल जो जिसको कहते हैं एक हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। वहाँ के जो सबसे अमीर इंसान थे, अभी हम लोगों ने स्टोरी सुन रहे थे उनके बारे में, जैक मा के बारे में, कि किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो पता ही होगा आपको। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी जनता को कुछ नहीं समझते, उनको सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और चाइना का, तो चाइना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हमारे साथ उलझता नहीं है, आखिरी में सेटलमेंट कर लेता है। इसका रीज़न पता है आपको क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमारे देश के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो देश के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि चाइना की जो आर्मी है वो उनके देश के लिए, हाँ, उनके देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो वहाँ की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी के लिए, वहाँ के जो सी जिनपिंग है राष्ट्रपति, वो उनकी पर्सनल सेना है एक तरह से। वहाँ की जो आर्मी है वो पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है, देश के लिए नहीं है। तो वहाँ के लोगों, वहाँ की सेना में भी एक तरह से अपने देशभक्ति की भावना नहीं है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उलझते नहीं हैं इंडियंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक सैनिक मरने को तैयार है और वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी के लिए काम करना है, क्योंकि उनको पार्टी से सैलरी मिलती है, सैलरी के लिए कोई जान नहीं देगा अपनी। ये फ़र्क है इंडिया और चाइना की आर्मी में। नहीं, इंडिया के पास अभी इतना राइट नहीं है कि जो वो है, मतलब समुद्री चीज़ें हैं उसमें वो कब्जा करे। इवन चाइना ज़्यादा करता है ये, एक तरह से उसको दबाने के लिए क्वाड बनाया गया है, कि जो चाइना ने एक तरह से समुद्र में आतंक मचा रखा है, उससे लोहा लेने के लिए हमें क्वाड ज्वाइन करना पड़ा मजबूरी में। डेफिनेटली ट्रेडिंग एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि चाइना को हम लोग हर साल 100 बिलियन के आसपास देते हैं। हम लोग उससे 100 बिलियन का सामान खरीदते हैं, हर साल खरीदते थे, अभी घट के वो 40-35 के आसपास आ गया है। 60% हमने इंपोर्ट कट कर दिया है, यानी डायरेक्टली हमने एक भी गोली चलाए बिना 60 बिलियन का नुकसान कर दिया चाइना का। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझता इंडिया से। देखिए, इसमें हम लोग फिर से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग 100% चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब ऐसा होगा तभी फिर चाइना को लगेगा कि यार अब तो मेरा कोई बायर है नहीं, फिर हम काम करें आगे। तो पहली बात तो ये कि क्या हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग 100% चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकते हैं क्या? तो हकीकत ये है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ निगेटिव चली जाएगी अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हमारी मजबूरी है कि हमें मजबूरी में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल, वीवो, ओप्पो, ये सब सारे बिल्कुल इतने ज़्यादा फैल चुके हैं इंडियन मार्केट में। एमआई, शाओमी, इतने प्रोडक्ट आ गए, इतनी तरह की चीज़ें हैं, इनके कीबोर्ड, माउस, छोटे छोटे गैजेट्स, हर एक सामान, चाइनीज़ लाइट, मतलब इतना ज़्यादा है कि उसके बिना हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट का बायकॉट करने लगे तो हमारा काम रुक जाएगा। ऐप तक तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने ऐप नहीं इस्तेमाल करे, दूसरा ऐप सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन अभी हम उनके प्रोडक्ट्स, अब जैसे कि एपीआई इंडस्ट्री, हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन फार्मा फाइनल फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम चाइना से खरीदते हैं, वो वहीं से ही आता है। तो अगर हम वो रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तो हम फिनिश गुड बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि हम अभी से तैयारी करें तो ग्रेजुअली अगले 10 सालों तक, 10 साल के अंदर हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट से का लगभग 70-80% तक बायकॉट कर सकते। लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, जितने भी व्यापारी हैं, वो मैक्सिमम चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री वाले,
और बड़े बड़े कंपोनेंट सप्लायर हैं, वो सब मैक्सिमम चीज़ें चाइना से ही आती। नहीं, हम लोग तो कर सकते हैं खुल के बैकआउट, जनता के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। नहीं, वर्ल्ड ट्रेड का जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता कर सकती है, हाँ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग WTO का पार्ट है, तो गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती। लेकिन एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जापानी इतने देशभक्त हैं, एक समय ऐसा आया जापान के जो ऑरेंजेस होते हैं बहुत खट्टे और कड़वे होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन सब का, क्योंकि वो जो जिस तरह का खाना और जिस तरह के जूस वूस पीते थे उसमें वो ऑरेंज का बहुत इस्तेमाल करते थे। तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था अमेरिका के साथ उनका, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के सस्ते बढ़िया मीठे ऑरेंजेस सारे लोगों ने खरीदे नहीं, वो पड़े पड़े मार्केट में सड़ गए, और वो अपने कड़वे और बहुत महंगे ऑरेंज ही खरीदते रहे। तो जापानियों का ये एग्जाम्पल था। तो मतलब जनता कर सकती है, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सारे आप लोग मोबाइल फ़ोन फेंक दीजिए और फिर सब अमेरिका के या यूरोप के इस्तेमाल करने लगो, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान में आ जाएंगे, हमारी क्लास बंद हो जाएगी और हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं ये आसूस का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ ROG, अब मैं इसको फेंक दूँ अगर, तो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके हिसाब से सेट हैं, सब कुछ इसमें इंस्टॉल है। अब वो मैं नया सेटअप बनाऊँ जब तक, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। एकदम से नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुअली हम लोग इसको फेज आउट कर सकते हैं। अभी ठान ले कि धीरे धीरे हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करना है, सब एक दूसरे को इसको इनकरेज करें। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एडम स्मिथ ने हमें यह बताया है कि हमें अपने अपने सेक्टर्स पे, अपनी स्किल्स में, अपने उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए जो जिसमें हमें परफेक्शन है, जो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे इंडियंस आर वेरी गुड इन सर्विस सेक्टर, इन एज अ सर्विस प्रोवाइडर इंडियंस आर वेरी गुड। तो अगर हम लोग बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमें उसमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे तो हमें अननेसेसरी उसमें कोशिश करके और बहुत उसमें पैसा खर्च करके, बहुत स्ट्रगल करके उसकी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें अगले 10-15 साल में, तब तक वो प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम जिसमें अच्छे हैं उसी को और बढ़ाओ, उसी को और अच्छा करो। जिस चीज़ में हमारे देश में जो चीज़ महंगी होती है, जैसे हम मोबाइल महंगा बनाते हैं, हम लैपटॉप नहीं बना पाते, महंगा बनाते हैं, हमारे यहाँ प्रोसेसर्स नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ CPU नहीं, हमारे यहाँ ग्राफिक्स कार्ड नहीं बनते हैं, तो हम इनको इंपोर्ट कर लें। तो एडम स्मिथ ने यही कहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, फ्री ट्रेड है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा इम्पोर्ट 80-90% है तो एक्सपोर्ट 10% है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। हमारा फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हमारा घाटा ही घाटा है हर तरफ से। हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआत से थी, अब बहुत लेट हो गया है, लेकिन चलो जब जागे तभी सवेरा। इस गवर्नमेंट ने, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, मेक इन इंडिया के ऊपर। इसका कहने का मतलब, जैसे कि अभी हम लोग एप्पल फ़ोन की असेंबलिंग कर रहे हैं, तो इसका ये कहने का मतलब आप असेंबलिंग मत करिए उसकी, आप उसको बनाइए। तो देखो अभी हम जैसे प्रोसेसर नहीं बना सकते, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम मदरबोर्ड्स नहीं बना सकते उस इतने अच्छे, हम शायद सिलिकॉन इन सब चीज़ों का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हम अभी असेंबलिंग अगर स्टार्ट करें, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगे, धीरे धीरे सीख के। अब जैसे कि अमेज़ॉन का जो कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, वो तब बना जब दोनों दोस्तों ने, अमेज़ॉन ने पहले नौकरी करी, सीखा, फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोली। तो हमें पहले अभी सीखना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शुरुआत अच्छी है। हम लोग ने काफ़ी सारी बातें करी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट पता चला होगा। थोड़ा सा आप लोग और सर्च करिए, सारे लोग कोशिश ये करिए, ये आपके सब्जेक्ट हैं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो ये सब अगर नहीं पता होगा, इन सब पे बात नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो वन वे कम्युनिकेशन से कभी सीख नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन करते रहें और मैं आंसर करता रहूं, यही क्लास करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिसको लॉर्ड मैकाले ने नष्ट कर दिया। अंग्रेजी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, वो उसने उस सिस्टम को नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने पे टीचर डांटते हैं, चुप रहो, क्योंकि ज़्यादातर केस में उनको आंसर पता नहीं होते हैं। ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा कि वो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर को बढ़ावा ही नहीं देता है। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा क्वेश्चन पूछना खराब माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बहुत बोलता है, बहुत बात करता है, बहुत इंटरप्ट करता है। लेकिन एक
सर्टेन लिमिट तक क्वेश्चन आंसर करना अच्छा है। फिर मैं मना कर दूंगा कि भाई ठीक है ये टॉपिक मैं पढ़ा लूँ, इसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, तो उस समय रुक जाइए। क्वेश्चन आप तभी पूछ पाएंगे जब आपको कुछ ना कुछ पता होगा, जब पता ही नहीं होगा तो फिर क्या, फिर तो सत्यनारायण की कथा चल रही है। नॉलेज ओरिएंटेड चीज़ों को देखना शुरू करना पड़ेगा। और मैं बहुत अच्छे आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ, वो भी आप देखते रहेंगे। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर्स में वही कंटेंट डालूँ जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट हो। फालतू का कोई कंटेंट नहीं डालता, तो आप वो अगर देखोगे तो फ़ायदा मिलेगा। नहीं, स्टूडेंट को देखो सेल्फ डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा। एक पबजी नहीं है, बहुत सारे लोग पबजी नहीं खेलते हैं, लेकिन वो टिकटॉक ही देखते रहते हैं, दिन भर शॉर्ट देखते रहते हैं। अब यूट्यूब ने भी शॉर्ट ला दिया है, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि उसमें इंटर करो और पता चलता है 1-2 घंटा निकल गया, वो एक के बाद वीडियो आते रहते हैं। इंस्टाग्राम में भी यही होता है। तो ये अमेरिकन कंपनी है, वो भी यही कर रहे हैं। तो देखो सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना पड़ेगा। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें चीज़ों का कंस्ट्रक्टिव और अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। चलाने की तरीके पर डिपेंड करता है। तो ये सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, आप इससे सिर्फ नॉलेज गेन करिए, अदरवाइज़ ये आपको ही काट देगी। और यही हो ही रहा है, सोशल मीडिया हमें ही काट रही है। फिर भी मतलब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कभी भी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं 2001 से टीचिंग में हूँ, 20 साल हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं कोई परफेक्ट हो गया हूँ। अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मैं मरते दम तक सीखता रहूँगा।